हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम क्लास 12 का जो टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां जिसमें हमने एस्किमो, बुशमैन, गोंड और भील जनजाति के बारे में इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। बच्चों, हमने बुशमैन जनजाति से पहले एक महत्वपूर्ण जनजाति पढ़ी थी, वो थी एस्किमो। क्या थी? एस्किमो। आज हम बच्चों बुशमैन जनजाति का अध्ययन करने से पूर्व जो हमारी एस्किमो जनजाति हैं, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम बुशमैन जो जनजाति हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, एस्किमो जनजाति का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग। कच्चे मांस खाने वाले तथा बर्फीले इलाकों में निवास करने वाले लोग। फिर इनकी प्रजाति की बात आती है तो इनकी जो प्रजाति है वो है मंगोल प्रजाति। एस्किमो की प्रजाति कौन सी है? मंगोल प्रजाति। फिर अपन इनकी शारीरिक विशेषता के बारे में पढ़े, फिर इनके वनस्पति के बारे में पढ़े, जिसमें हमने देखा फफूंद, लाइकेन और काई, रंग बिरंगे फूल एस्किमो क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति हैं। फिर हमने इनके प्राणी जात देखे, जिसमें सील मछली, व्हेल मछली, वालरस, रेंडियर, अन्य कुत्ते, इस तरह बहुत सारे जीवों के बारे में पढ़ा। हमने एस्किमो का जब निवास ग्रह के बारे में पढ़ा तो बच्चों हमने देखा कि एस्किमो जो लोग हैं वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहते हैं? आर्कटिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? आर्कटिक या टुंड्रा प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वहां पर रहते हैं। देशों के आधार पर यदि देखे जाए जो एस्किमो जो लोग हैं वो अलास्का, उत्तरी कनाडा, उत्तरी साइबेरिया और ग्रीनलैंड में निवास करते हैं। इन देशों के अंदर कहाँ रहते हैं एस्किमो लोग। फिर हम इसके आर्थिक क्रिया पढ़ी। आर्थिक क्रिया जब हमने पढ़ी तो हमने देखा आर्थिक क्रिया का जो पहला भाग था वो आखेट था। क्या था? आखेट। आखेट का मतलब ही होता है जीवों का शिकार करना। क्या होता है? जीवों का शिकार करना। आखेट को हमने एस्किमो के दो भागों में पढ़े, शीतकालीन आखेट और वसंतकालीन आखेट। कौन सा बच्चों? शीतकालीन आखेट और वसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट को हमने फिर से दो भाग में पढ़े, माऊपाक और इतुरपाक। माऊपाक और इतुरपाक। और वसंतकालीन आखेट में एक शब्द पढ़ा था उत्तो। क्या पढ़ा था? उत्तो। फिर हमने एस्किमो के क्या पढ़े थे? वस्त्र। एस्किमो के अंदर जो वस्त्र हैं मुख्य रूप से कैरिबो के खाल से बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाया जाता है? कैरिबो के खाल से। और वस्त्र बनाने का जो काम है वो एस्किमो जनजाति की औरतें करती हैं। और पुरुष और स्त्रियों के जो वस्त्र होते हैं उसमें कोई अंतर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है एस्किमो के अंदर दो प्रकार के वस्त्र बड़े अच्छे माने गए या बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उनमें से थे एक अनोहाक और तीमिया। अनोहाक और तीमिया। और एक जूते भी थे जो एस्किमो लोग पहनते थे सील मछली की खाल के, उसको कार्मिक या मुर्कस कहा जाता था। कार्मिक या मुर्कस कहा जाता था। वस्त्र के बाद में हमने उसमें निवास गृह देखे थे। एस्किमो लोग शीतकाल में हमारे जो बर्फ के जो पत्थर है या बर्फ के टुकड़े थे उनसे जो घर बनाते थे उसको इग्लू कहते थे। क्या कहते थे? इग्लू। फिर 5 से 6 फीट नीचे 2 से 3 फीट ऊपर लकड़ी और हड्डियों से बना हुआ एक घर होता था, जिसे जमीन के सुरंग से अंदर जाना होता था, उसको कहते थे कर्मक। क्या कहते थे? कर्मक। वो भी इस प्रकार के गर्मियों के अंदर या बसंतकालीन क्रिया के अंदर वो बनाते थे। फिर हमने एस्किमो के जो उपकरण और यंत्र थे उनके बारे में पढ़ा, जिसमें कयाक, उमियाक, हारपून और स्लेज, इसके बारे में हमने
अध्ययन किया और किस तरह ये लोग इन यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग अपने जीवन निर्वाह की क्रिया में करते हैं। फिर हमने देखा वातावरण समायोजन कि एस्किमो लोग इस कठोर जलवायु के अंदर किस तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह आपस में मेलजोल वातावरण के साथ उन्होंने बनाया, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि एस्किमो जनजाति का जो आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार संपर्क हुआ, उन संपर्क से एस्किमो लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, वो भी पढ़ा हमने देखा बच्चों 1960 के अंदर एस्किमो का जो संपर्क था वो यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिकी राष्ट्र के साथ हो गया। किसके साथ? यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिकी देशों के साथ हो गया, जिसके कारण उनके जीवन में क्या आ गया? सुधार आ गया। जो पहले शिकार करने के लिए हार्पून का उपयोग करते थे, वो आज बंदूक, आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करके शिकार करने लगे। पहले जहां कयाक नाव का प्रयोग होता था, आज मोटर चालित नाव का प्रयोग होने लग गया है। जहां पहले स्लेज गाड़ी का प्रयोग होता था, वहां सरल स्कूटर का प्रयोग होने लग गया है। इसके अलावा एस्किमो लोगों के जो वेशभूषा थी उसके अंदर क्या गया? परिवर्तन। क्यों? वो समूर और फर की जो खाल थी वो मार्केट में सेलिंग करते थे, बेचते थे, उनसे जो मनी आती थी या पैसा आता था वो अपने अच्छे अच्छी क्वालिटी के कपड़े लाए, जिसके कारण उसके पहनावे में क्या आ गया? बदलाव आ गया। फिर हमने देखा कि एस्किमो लोगों के जीवन में परिवर्तन आने के साथ साथ उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। उसका क्या कारण था कि अमेरिकी सरकार ने उसे स्वास्थ्य सेवाएं और भोजन की आपूर्ति समय पर करने लग गए, जिससे इनकी संख्या में क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। ये हमने एस्किमो के अंदर पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा, जो हमने सारांश के रूप में थोड़ा सा आपको बताया। आज हमारा जो टॉपिक है वो बुशमैन साम्राज्य है या फिर बुशमैन जनजाति है, जो कहाँ पाई जाती हैं, किस तरह रहती हैं, इसकी शारीरिक विशेषता क्या है, या पाए जाने वाले जीव कौन से हैं, ये सारे इस टॉपिक के अंदर हम अध्ययन करेंगे। अपन लेते हैं बुशमैन जनजाति। देखो पहले हमने एस्किमो, अब दूसरी जनजाति कौन सी हुई? बुशमैन। बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन रहती है? बुशमैन जनजाति। एक मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं कि बुशमैन जनजाति अफ्रीका के अंदर कहाँ दर्शाई जाती है। ये अपन का अफ्रीका का मानचित्र है लगभग, और यह मध्य सेंटर। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। आपको पता ही है अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलों में से एक है। और कालाहारी मरुस्थल के अंदर कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन जनजाति। अब मरुस्थल क्या होता है वो आपको खुद को ही मालूम है बच्चों। ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा कम, वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, वह क्षेत्र कौन सा होता है? मरुस्थल। जहां पर बलुई रेतीली मिट्टी का क्या होता है? ढेर या टिब्बे पाए जाते हैं। याद रखना, जहां वर्षा की मात्रा कम, तापमान की मात्रा अधिक होती है और बालू के रेत के ढेर पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मरुस्थल। और ये जो उपजों के आधार पर देखा जाए तो बहुत ही कम उपजों मानी जाती है। तो कालाहारी मरुस्थल के अंदर कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन जनजाति। कौन सी? बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहती है। बुशमैन को सोन, रवि, बसार आदि नामों से जानते हैं। बुशमैन को और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके आधार उनको पहचाना जाता है, जिसमें सोन है, रवि है, बसारवा है, ये सभी। जैसे हमने एस्किमो पढ़ा था, एस्किमो को उत्तरी कनाडा और अलास्का के अंदर एस्किमो कहते हैं, स्कैंडिनेविया के अंदर से लैप्स कहता है, उत्तरी साइबेरिया के अंदर से सैमूड्स, चक्सी, तुंग, याकूत आदि नामों से जानते हैं। उसी प्रकार बुशमैन को सोन, रवि, बसारवा आदि नामों से इनको जानते हैं। बुशमैन संख्या में लगभग 10,000 रह गए, जो
परंपरागत रूप से 20 अथवा उससे कम समूह में विचरण करते हैं। यदि अपन बुशमैनों की संख्या देखते हैं वो लगभग कितनी है, 10,000 के करीब, लेकिन वो समूह में रहता है। कैसे रहता है, समूह। उनके समूह की जो संख्या होती है कितनी होती है, 20 या उससे कम होती है, लेकिन ज्यादा नहीं होती। तो याद रखना बुशमैन जो लोग हैं वो 20 के समूह में विचरण करते हैं। ये आर्थिक क्रिया में आकेट और खाद्य संग्रह है। और यदि आर्थिक क्रिया के रूप में देखा जाए तो ये आकेट और क्या है, खाद्य संग्रह है। मतलब आकेट क्रिया करते हैं और कंदमूल को इकट्ठा करता है। अब अपन आर्थिक क्रिया क्या होती है, आकेट क्या होता है और खाद्य संग्रह क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आकेट से पहले अपन लेते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया इसकी सीधी सी परिभाषा है, ऐसी क्रिया जिनको करने से, ऐसी क्रिया जिनको करने से व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है। ऐसी क्रिया जिनको करने से व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। उनमें से एक शब्द आया है आखेट। क्या है, आखेट। आखेट का मतलब होता है जीवों का शिकार करना। जीवों का शिकार करना क्या होता है, आखेट। खाद्य संग्रहण, कंदमूल को एकत्रित करने की प्रक्रिया। कंदमूल को एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खाद्य संग्रह। तो वापस सुन लेना बच्चों, आर्थिक क्रिया ऐसी क्रिया जिनको करने से व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आखेट जीवों का शिकार करना आखेट कहलाता है। खाद्य संग्रह कंदमूल को एकत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे खाद्य संग्रहण कहते हैं। ये बुशमैन लोगों का क्या थी, महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया। अब अपन लेते हैं बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषता। बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषता, जैसे हमने एस्किमो की पढ़ी थी वैसे इसमें भी हम पढ़ेंगे। बुशमैन नाट्य कद के होते हैं। बुशमैन क्या होते हैं, नाट्य कद, मतलब ज्यादा हाइट नहीं होती, ना ज्यादा लंबे होते ना ज्यादा ठिंगने होते, बीच के लोग होते, उसे नाट्य कद के कहते हैं। बुशमैन लोगों की जो प्रजाति है वो निग्रिटो है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना बच्चों। बुशमैन प्रजाति की या बुशमैन जनजाति की कौन सी प्रजाति है, तो याद रखना निग्रिटो प्रजाति, जो प्राचीन प्रजातियों में से एक है। मानव की जो प्राचीन प्रजातियां उनमें से सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक मानी जाती है। और ये निग्रिटो प्रजाति से ही बुशमैन संबंध रखते हैं। और यदि एस्किमो की बात आती है तो वो मंगोल प्रजाति से संबंध रखते हैं। अगली बात करते हैं बुशमैन की। बुशमैन लोगों के जबड़े और मोटे होठ बाहर निकले नहीं होते। बुशमैन का जो जबड़ा होता है बड़ा होता है, होठ होते हैं बड़े होते हैं, लेकिन वो बाहर लटकते नहीं है, वो अंदर की तरह ही दबे हुए होता है। याद रखना, उनका जबड़ा बड़ा होता है, होठ होते हैं, वो बाहर नहीं लटके होते, अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं। इन लोगों की आंखें चौड़ी नहीं होती। इन लोगों की आंखें चौड़ी नहीं होती है, लगभग छोटी छोटी होती है। ठीक है बच्चों। इनके नितंब बहुत ही भारी होते हैं। इनके जो नितंब होते हैं, चेस्ट होती है, वो क्या होता है, बहुत ही भारी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। याद रखना। हमने एस्किमो की शारीरिक विशेषता के बाद हम देते हैं निवास गृह। एस्किमो लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का क्षेत्र कैसा है, ये सब हम इस निवास गृह में पढ़ेंगे। बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य
बेचुआना लैंड में स्थित है। देखो बहुत अच्छी बात आई इसमें कि बुशमैन लोगों का जो निवास स्थान है, महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। आज हम आपको इसका पूरा विश्लेषण बताते हैं, किस तरह है ये, किस तरह ये लोग कहाँ किस अक्षांश में रहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये कहाँ रहते हैं। सबसे पहले महाद्वीप की बात आती है, सवाल आ जाए बुशमैन लोग कौन से महाद्वीप में रहते हैं, तो याद रखना अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। यदि अपन को यदि पूछ ले बुशमैन जो जाति के जो लोग हैं कौन से मरुस्थल में रहते हैं, मरुस्थल की बात आती है तो कालाहारी मरुस्थल। कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। फिर बाद में यदि अक्षांश स्थिति पूछते हैं, अक्षांशीय स्थिति, तो 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच दक्षिणी अक्षांश। 8 डिग्री से 24 डिग्री के बीच दक्षिणी अक्षांश। फिर बाद में क्षेत्र पूछते हैं तो बेचुआना लैंड। क्षेत्र पूछते तो बेचुआना लैंड। यदि देशों की स्थिति पूछते कौन से देशों में पाए जाते हैं, तो नामीबिया, अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, अंगोला और बोत्सवाना। इन सारे देशों के अंदर कौन से लोग रहते हैं? बुशमैन लोग रहते हैं। वापस मैं बात दोहरा देता हूँ। महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप, मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल, अक्षांश स्थिति की बात करें तो 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच दक्षिणी अक्षांश, क्षेत्र की बात करें तो बेचुआना लैंड, देश की बात करें तो नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला और बोत्सवाना। इन क्षेत्रों के अंदर कौन रहता है? बुशमैन जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए कि यदि आपको क्वेश्चन कम से कम 6 क्वेश्चन यही बन गए कि कौन कहाँ क्या रहता है बुशमैन से संबंधित। ठीक है बच्चों। अब क्या लिखा हुआ है? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। आपने देखा होगा ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब के 2 भागों में बांटा गया, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो ये भाग उत्तरी गोलार्ध है, ये कौन है? दक्षिणी गोलार्ध। और अफ्रीका महाद्वीप का अधिक पूरा भाग दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, लगभग आप देखते हैं अधिकांश भाग, सॉरी पूरा भाग में अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। इसलिए दक्षिणी अफ्रीका का जो महाद्वीप है उसका जो भाग अधिकांश है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी कौन से 18 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांश के अंदर कौन से लोग रहते हैं? बुशमैन लोग रहते हैं। और वो कौन सा क्षेत्र है? बेचुआना लैंड। ठीक है बच्चों। अब आपके सामने काफी बार सवाल आपके प्रैक्टिकल के तौर पर पूछा जाता है कि अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है। तो याद रखना बच्चों, अक्षांश एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के मध्य भाग को सेंटर मानते हुए कोणात्मक दूरी खींची जाती है। पृथ्वी के मध्य भाग को सेंटर मानते हुए उसमें कोणात्मक क्या खींची जाती है? दूरी, वही अक्षांश कहलाती है। पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांशों की बात करते हैं तो 181 है, और अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 179 है। कितनी है? 179। तो याद रखना रेखा वो होती हैं जो 2 बिंदु को जोड़ती हैं, और आपको पता ही है सेंटर है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव अक्षांश है वो 2 रेखा के रूप में नहीं, एक पॉइंट के रूप में। इसलिए अक्षांश रेखा है तो 179 हुई और अक्षांश 181 भूमध्य रेखा सहित होती है। अगला बिंदु लेते हैं। बुशमैन लोगों के लिए पशु जनित भोजन की आपूर्ति यह क्षेत्र धनी है। और बुशमैन क्षेत्र में यदि देखते हैं कि पशु जनित जो भोजन की प्राप्ति होनी चाहिए, जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव प्राणी के रूप में देखा जाए तो यह क्षेत्र बहुत ही धनी है। यहाँ पर बहुत सारे जीव मारे जाते हैं जिनको मारकर या शिकार करके ये लोग अपना जीवन निर्वाह और भरण पोषण आसानी से कर लेते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल
और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले। और आज अपन देखते हैं तो मुख्य रूप से जो बुशमैन जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल के दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और उपोष्ण जो घास का मैदान है। आपको मालूम होना चाहिए अफ्रीका के अंदर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पोर्टलैंड कहते हैं। ये आपका 82 में एक बार सवाल आ चुका है। तो वही उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उपोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उन्हीं के अंदर ये बुशमैन जनजाति निवास करती है। और मरुस्थल कौन सा? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र कौन सा? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के जो उपोष्ण घास का मैदान है वहां पर ये कालाहारी मरुस्थल के अंदर बुशमैन जनजाति निवास करती है। अब हम बुशमैन जनजाति का अगला बिंदु लेते हैं और उसमें देखते हैं कि बुशमैन जनजाति का निवास घर से संबंधित और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब अगला बिंदु है बुशमैन अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देशों में रहते हैं। बुशमैन यदि अपन पूछा जाए कि कौन से क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको याद रखना है बच्चों, बुशमैन जो मुख्य रूप से बोत्सवाना, अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला इन सभी देशों के अंदर निवास करते हैं। अब आपको मैं मानचित्र के माध्यम से बता देता हूँ। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये जो हिस्सा है जो आपका कालाहारी मरुस्थल का मैंने बताया, इसी कालाहारी मरुस्थल के अंदर बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया और अंगोला क्षेत्र स्थित हैं जहाँ बुशमैन जो जनजाति हैं निवास करती हैं। ये क्षेत्र कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल का, जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं और रहते हैं। या आपको याद रखना है बच्चों, यदि आपसे पूछ ले कि विश्व के अंदर कौन से महाद्वीप में बुशमैन लोग रहते हैं तो अफ्रीका, कौन से मरुस्थल में रहता है तो कालाहारी मरुस्थल, और कौन से देश की बात आती है तो दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका वाला हिस्सा, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला। ये 4 ऐसे देश है जहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती हैं और अपना जीवन निर्वाह करती हैं। अगला बिंदु देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल का धरातल उबड़ खाबड़ है। कालाहारी मरुस्थल का धरातल क्या है? उबड़ खाबड़ है। इसका मतलब हुआ कि ये जो भाग है वो रेत के टीलों से या पहाड़ी क्षेत्रों या हल्की सी छोटी मोटी पहाड़ियों के कारण क्या बना हुआ है? उबड़ खाबड़ बना है। मतलब उसका जो भूभाग है वो समतल नहीं है, और समतल भूभाग ना होने के कारण वहां पर आर्थिक विकास करना क्या हो रहा था? मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आपको खुद को मालूम ही है जो भाग मैदानी होता है वहां पर आर्थिक विकास करना क्या होता? आसानी होती है। क्योंकि मैदानी भागों पर कृषि क्रिया करना, पशुपालन क्रिया करना, या तक कि अपन परिवहन का जाल का विकास करना, औद्योगिक विकास करना और बस्तियों का निर्माण करना क्या होता है? आसानी से होता है। इसलिए उस क्षेत्र का विकास क्या हो जाता है? जल्दी हो जाता है। यदि इसके विपरीत अपन देखते हैं जो भाग पठारी हैं, पर्वतीय हैं या मरुस्थलीय या रेत के टिब्बों से बना हुआ है, उन क्षेत्रों का विकास देखते हैं तो उन मैदानी क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही कम पाया जाता है और विकास के रूप में असभ्य रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? असभ्य रह जाते हैं। तो यहाँ का उबड़ खाबड़ के लिए एक शब्द और हो सकता है, उच्चावच पाया जाता है। उबड़ खाबड़ के लिए कौन सा प्रयोग कर सकते हैं आप? उच्चावच। उच्चावच का अर्थ भी उबड़ खाबड़ी होता है। जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय होती है। और जलवायु कैसे होती है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अपन देखते हैं तो वर्षा की मात्रा यदि भारत के अनुसार देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो वर्षा होती है वो 0 से 25 सेंटीमीटर के करीबन मानी जाती है। याद रखना बच्चों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, भारत के अनुसार देखा जाए तो वह 0 से 25 सेंटीमीटर बारिश मानी जाती है। और यदि अर्ध उष्ण की बात आए, जिसे हम स्टेपी भी कह सकते हैं, अर्ध उष्ण को स्टेपी प्रकार की बात आए तो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। और इसकी तुलना में वर्षा की मात्रा यह क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ पर हरी वनस्पति देखने को मिलती है। तो बुशमैन क्षेत्र की जो जलवायु है कैसी? अर्ध उष्ण कटिबंधीय। कैसी है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय। अब शब्द आया है जलवायु। आपसे पूछ ले जलवायु क्या है? सवाल क्या है? जलवायु क्या है? तो इसकी सीधी सी परिभाषा है कि किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जब वायुमंडलीय दशा में जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? जलवायु। वापस रिपीट कर रहा हूं
किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जब वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होगा उसे जलवायु कहते हैं। और यदि छोटी अवधि के लिए यदि जलवायु दशा में परिवर्तन होता है उसे मौसम कहा जाता है। तो जलवायु और मौसम में यही अंतर है। यहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम होता है और यहाँ पर वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर से कम होता है, मतलब बारिश की मात्रा कम, वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर क्या पाए गए हैं? मरुस्थल। याद रखना, मरुस्थल वही पाए जाएंगे जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है और तापमान की मात्रा अधिक होती है, वहां पर हमेशा क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल। और हमारे उष्ण क्षेत्र के अंदर जो बारिश का औसत बताया है वो कितना बताया? 25 सेंटीमीटर। कितना बताया? 25 सेंटीमीटर वर्षा इन कालाहारी मौसम में होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और तापमान है वहां पर पूरे साल ऊपर रहता है। अब देखो मैंने आपको बताया था वर्षा की मात्रा कम, तापमान की मात्रा अधिक, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलती है। परंतु रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती है और रातें अपेक्षाकृत क्या होती है? ठंडी रहती है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे भारत के अंदर राजस्थान में होता है। भारत में क्या होता है? राजस्थान में, राजस्थान के अंदर देखते हैं तो दिन को जब सूर्य की किरणें खिलती हैं उस समय राजस्थान की जो मरुभूमि है, रेत की जो भूमि है, वो सूर्य को प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं और अधिक मात्रा में क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, जिसके कारण रात की तुलना में दिन का जो तापमान है वो तेजी से बढ़ने लगता है और एकदम तापमान बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। लेकिन जब शाम होती है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो धीरे धीरे रेत होती है वो जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। जैसे धीरे धीरे सूर्य अस्त होता है और रेत क्या हो जाती है? जल्दी ठंडी हो जाती है। इस कारण से रात बहुत क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है और दिन क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा गर्म। वही बात हमारे कालाहारी मरुस्थल में है बच्चों कि यहाँ पर रेत के जो ढेर पाए जाते हैं जो दिन को सूर्य के प्रकाश को अवशोषण कर लेते हैं, उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देते हैं और लेकिन रात को वो जल्दी रेत ठंडी हो जाने के कारण रात तापमान तेजी से नीचे गिर जाता है। इस कारण से तापमान नीचे गिरने के कारण रातें ठंडी हो जाती है। और आपको मालूम ही है कि रेत का जो गुण होता है वो जल्दी गर्म होना और जल्दी क्या होना है? ठंडा होता है। और जल का जो गुण होता है वो जल्दी गर्म नहीं होते हैं और जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। तो इसी गुण के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में रातें ठंडी और दिन गर्म होते हैं। ग्रीष्म काल लंबा तथा शीतकाल बहुत ही छोटी अवधि का होता है। जैसे हमारे भारत में देख तो गर्मी का जो ऋतु होती है दिन बहुत ही लंबे होते हैं, रातें क्या होती है? छोटी होती है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें क्या होती है? लंबी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं बूस में निवास क्षेत्र में घास के मैदान और कटीली झाड़ियां पाई है। जहाँ बूसमैन क्षेत्र है वहाँ घास के मैदान पाए गए। आपको पता ही है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पोर्टलैंड कहते हैं अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और ये आदिवासी के अंदर एक बार सवाल टूटा भी हो चुका है, ठीक है। और कटीली झाड़ियां पाई क्योंकि वर्षा की मात्रा कम होने के कारण वहाँ पर छोटी मोटी कटीली झाड़ियां पाई जाती है। उदाहरण हम राजस्थान में देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर वर्षा कम होती है तो ज्यादातर क्या पाई जाती है? कटीली झाड़ियां देखने को मिलती है। बूसमैनसुक क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज होता है जिसे जल पूर्ति के लिए मानव व पशु द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखो बूसमैन क्षेत्र में एक तरबूज होता है, क्या होता है? तरबूज, जिसका उपयोग वो जल पूर्ति के लिए करते हैं पशु में और मानव। जो मानव और पशु बूसमैन क्षेत्र में जल की पूर्ति के लिए जिस तरबूज का प्रयोग करते हैं उसे तियामा कहते हैं। क्या कहते हैं? तियामा। याद रखना बच्चों, तियामा क्या है? तो याद रखना बूसमैनसुक क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज होता है जिसे जल पूर्ति के लिए मानव और पशु में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? तियामा। क्या कहता है? तियामा। तो तियामा क्या है उसकी परिभाषा आपको मिल गई, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा जो बूसमैन जो टॉपिक था जिसमें हमने बूसमैन जनजाति के बारे में पढ़ा, उसकी क्या महत्वपूर्ण सवाल थे, बूसमैन संबंधित कहाँ रहते हैं, कौन से देशों में पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर बूसमैन जनजाति से संबंधित बूसमैन की और जो गतिविधियां हैं, जैसे उनकी प्राणी जात है, उनके वनस्पति क्षेत्र है, उनके आर्थिक क्रिया है, उन सब का बारे में हम अध्ययन है वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर करेंगे। और उनकी सारी जो आर्थिक क्रियाएं जैसे आकेट है, वस्त्र है, निवास गृह है, उनके यंत्र है, उपकरण है, उनके बारे में
पढ़ेंगे। थैंक यू।